मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि अपना पराया नामक पाठ। अपना पराया नामक पाठ, यह पाठ जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पाठ है। यह पाठ आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण मैं कहा था कि इस पाठ से लेखक परिचय आ सकते हैं, नहीं तो संदर्भ जरूर पूछने की जो संभावनीयता रहते हैं। बच्चों, यह पाठ 2 मार्क के प्रश्नों में भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य मानते हैं। अपना पराया नामक पाठ में एक सैनिक रहते हैं। सैनिक 5 साल से अपने घर की तरफ नहीं आ पाते हैं। उसका शादी तो अभी हो चुके होते हैं। इस बीच में वह अपने परिवार को देखने के लिए वापस आते रहते हैं। बीच में वह एक सराय में ठहरते हैं। उसी सराय में एक स्त्री तथा उसके एक रोने वाले बच्चे भी वहाँ ही ठहरते हैं। जो स्त्री और उस रोने वाले बच्चे की जो आवाज़ से सिपाही अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सिपाही के क्रोध के कारण से वह उस औरत को उस सराय से निकालने के लिए बटियारा से कहते हैं। बटियारा उसको निकालना नहीं चाहते हैं, फिर भी इसके क्रोध के आगे उनसे कह देते हैं, यहाँ से चले जाओ। उस वक्त उस स्त्री ने उस बच्चे को इसके पैरों में डालकर, किसके पैरों में? सिपाही के पैरों में डालकर उसको कह देते हैं कि टोकरे मारकर, और नहीं तो अपने जो कुछ भी करना है करो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, उसका देखभाल तुम ही कर लो, ऐसा कहकर जाती है। उसी वक्त उसको रोक करके पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? ऐसा कहने पर मैं अपने बदनसीब पति के पास जा रही हूँ, जिनके जो पिता 5 साल पहले यहाँ से अपने देश की काम के लिए वहाँ चले गए। और उस वक्त उसे मालूम होता है जो रोने वाला बच्चा अपना ही बेटा है, ऐसा जानकर वह अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और आनंदित होकर अपने आप को खुश महसूस करते हैं। बच्चों, इस पाठ में अपना तथा पराया नामक अंश के बारे में अध्ययन किए हैं। आज की कक्षा में हम इसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर के बारे में और व्याकरण के अंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शब्दार्थ क्या क्या है देख लीजिए। अंदेशा, भय, आशंका, मुलाजमत, नौकरी, सेवा, जगतम, तड़के, व्यागत, विघ्न, बाधा, नागवार, अप्रिय, कल, बाधा, अस्तबल, गूढ़साला, करारी, अधिक गहरे, खफा, नाराज, पौपटना, सुबह होना, पर्स, जमी। इस तरह हम यहाँ शब्दार्थ के अलावा अन्य शब्दार्थों के बारे में भी चर्चा किए हैं। अब हम एक वाक्य में उत्तर लिखे, इसके बारे में देखना है। तो सिपाही सराय में क्यों आया था? सिपाही अपने घर की तरफ जाने वाला था। अपने घर की जो मंजिल और भी दूर रहने के कारण से सराय में आराम करने के लिए वह ठहरा था। सिपाही अपने न्योली कब संभाली? पेज नंबर 71 में देखिए, लास्ट पैरा में सिपाही सराय के अजनबी कमरे में थे और इसलिए वह बार बार अपने जो संग्रह किया हुआ न्योली को संभाल रहा था। सराय वालों को सिपाही ने चवन्नी क्यों दी? अपने बड़प्पन दिखाने और सराय वाला के बाल बच्चों को जिलेबी खिलाने के लिए वह चवन्नी दे दिया। सिपाही की गाढ़ी नींद में व्यागत क्यों उपस्थित हुआ? पेज नंबर 73 में देखिए। जब रात सुनसान थी, वह के जगह पर सिपाही लिखना है। गाढ़ी नींद सो रहे थे, तभी एक व्यागत उपस्थित हुआ। पास के कमरे में बच्चे के रोने की आवाज सुन पड़ी।
सराय वाला सिपाही को क्यों नाखुश नहीं करना चाहता था, क्योंकि सराय वाला सिपाही को मान रहा था कि वह पैसा वाला है, इसका अच्छे खातिरदारी किए तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा सोचकर वह नाखुश नहीं करना चाहता था। बच्चे को पैरों में डालकर स्त्री ने सिपाही से क्या कहा, पेज नंबर 77 आई थिंक, यस। उस व्यक्ति के पैरों में यानी सिपाही के पैरों में बच्चे को डालकर उसने स्त्री ने कहा, मैं चली जाती हूँ, इस बच्चे को तुम टोकरा मारकर यहाँ से जहाँ चाहे फेंक दो, ऐसा कहकर चली जाती है। स्त्री बच्चे को कहाँ ले जा रही है, 77 पेज नंबर में ही है, आपको वही जो आंसर मिलते हैं। 5 बरस पहले इस बच्चे के बाप नहीं लौटा है, उसे लड़ाई पर गया है, उसी के पास इस बच्चे को ले जा रही है। सिपाही ने बच्चे को क्यों चूम कर पुचकारा किया, जो बच्चा पर्स पर पैरों के पास पड़ा था, वह बच्चा अपना बच्चा है, यह जानकर वह उसको चूम कर पुचकारा किया। सिपाही ने सराय वाला से क्या क्या इंतजाम करने के लिए कहा, घोड़े के लिए खाने पीने की जो बंदोबस्त, मुस्तकबिल में उसका जो खातिरदारी और अपने लिए आरामदायक कमरा और खाने के इंतजाम करने के लिए कहा। पेज नंबर 70 में देखिए, सिपाही ने सपने में अपने बेटे से क्या क्या प्रश्न पूछा, पेज नंबर 71 में आप देख लीजिए, पहला पैरा का जो अंत में है। सिपाही ने अपने बच्चे और पत्नी के बारे में सराय वाला से क्या कहा, पेज नंबर 72 में पहला पैरा में आपको यहाँ आंसर मिलते हैं। सिपाही ने भित्ति पर स्त्री ने सराय वाला से क्या कहा, पेज नंबर आई थिंक 75 में आपको यहाँ उत्तर मिलते हैं। स्त्री और बच्चे के बारे में सिपाही ने क्या सोच रहा था, पेज नंबर 74 आई थिंक 76 में आपको यहाँ आंसर मिलते हैं। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखे हैं। सिपाही ने कैसा सपना देखा, यह विस्तार रूप में आपको लिखना पड़ता है, ये सभी आपको लिखना है, पेज नंबर 71 में है, वह लिखना है। 71 में पसपैरा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे के रोने की आवाज सिपाही को कैसा लगा, पेज नंबर 72 में लिखे, सॉरी 73 में आई थिंक थर्ड पैरा में। तीसरा वन है, सिपाही ने सराय वाला से बच्चे और स्त्री को सराय से निकालने के लिए क्यों कहा, पेज नंबर 74 में है देखिए। और सिपाही के आंखों में आंसू क्यों आ गए और उसने बच्चे को क्यों चूमकर पुचकारा किया, पेज नंबर 77 में लास्ट में देखिए आप। यह सभी प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचने वाले हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। यह इसलिए पेज नंबर कहा हूं कि यदि आपको स्पेलिंग मिस्टेक और स्पेलिंग गलत लिखे तो वह जो पुस्तक में जो आंसर कहता हूं ना, उस पेज में आपको ढूंढ कर देखना है, वहाँ ही आंसर रहते हैं। जो पुस्तक का ही आंसर हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि क्या है, आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, पुस्तक का जो आंसर है वहाँ ही लिखना है। आपको अपना जो आंसर लिखे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि सभी जो टीचर आपका वहाँ आंसर स्वीकार नहीं करते हैं। संदर्भ के साथ स्पष्ट कीजिए, मैं अपने बच्चे को तो देखा तक नहीं है, यहाँ किसने कहा है और किसको कहा है, और यहाँ पाठ का नाम क्या है, अपना पराया, लेखक का नाम जैनेन्द्र है, किसने कहा है, सिपाही ने कहा है, सराय वाला से कहा है, और संदर्भ कह दीजिए सराय में सिपाही सराय वाला से बात करते हुए अपने घर के बारे में बताते हुए यहाँ कहा है। मैंने डांट कर कह दिया है, देखिए जल्दी चुप हो जाएगा, सराय वाला ने सिपाही से कहा, बच्चे को चुप कराने के लिए कहा था, उसको उनके कमरे में जाकर आकर यह वाक्य कहा। मर अब आगे तू मुझे और क्या क्या दिखाएगा, यह वाक्य स्त्री ने उस बच्चे को कहा।
सिपाही की बार बार यह कहने पर क्रोधित होकर यह उन्होंने कहे। उसका विवरण वहाँ देखिए। मैंने उसी के पास इस बदनसीब बच्चे को ले जा रही हूँ, स्त्री ने सिपाही से कहा। और जब वहाँ पूछने पर आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं और इसका बाप कहाँ है, ऐसे पूछने पर यह सभी विवरण कहा। टहरो टहरो, कहाँ जाती हो, सिपाही ने स्त्री से कहा। उस स्त्री से कहा, जब वह स्त्री उस बच्चे को सिपाही के पैरों में डालकर वहां से जाना चाहती है, उस वक्त उसे रोकते हुए यह वाक्य उन्होंने कहा। आपको याद रहना है, यह संदर्भ अत्यंत अनिवार्य है, आपको यहाँ इसी तरह फॉलो करना है। पहले पाठ का नाम लिखना है और नेक्स्ट लेखक का नाम लिखना है और नेक्स्ट किसने किसको कहा और नेक्स्ट संदर्भ लिखकर आपको उसका पूर्ण तरीके से विवरण लिख सकते हो। इसमें आपको यहाँ नहीं है, आप अपना जो शब्दों का भी उपयोग कर सकते हो, पुस्तक का ही पूर्ण शब्द आना है ऐसा नहीं है। लगभग 50% यहाँ जो पुस्तक का जो शब्द उपयोग करने के लिए प्रयत्न कीजिए। और यह संदर्भ आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। संदर्भ नहीं पूछे तो आपको लेखक परिचय जरूर पूछने की जो आशा रहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य है। लिंग पहचानिए, लिंग पहचानना है। और लिंग यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यह शब्द आपको पहचानना है। यह थोड़ा मुश्किल है, हिंदी में लिंग पहचानना थोड़ा मुश्किल का जो काम है, क्योंकि क्या है, कन्नड़ में है तो पुल्लिंग जो सूचित करने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग सूचित करने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। और अन्य जो सूचित करने वाले जो शब्दों को कन्नड़ में नपुंसकलिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में आपको मात्र 2 ही लिंग है, वह है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो नपुंसक के लिंग के कुछ शब्द भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही आकर घुस जाते हैं। इस वक्त यहाँ जो एक नियम ऐसा जो मना नहीं सकते हैं, आपको यहाँ जानना है और कुछ शब्दों के बारे में आपको मालूम रहना है। नियम ये भी रहते हैं, फिर भी कुछ शब्दों के बारे में आपको मालूम रहना है। आवाज यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, टिक कर रखिए। आवाज यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। सन्नाटा यहाँ पुल्लिंग शब्द है। प्लीज बच्चों, मैं एक और बार कहता हूँ, यदि आपके पीडीएफ के जरिए देने वाले नोट्स में यहाँ थोड़ा ऐसे वैसे रहा तो भी आपको जो मैं अभी कह रहा हूँ ना, उसको ही वहाँ लिखना है। प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। बच्चे ये सभी गलती करते हैं। पिछले जो कक्षा के जो पिछले जो स्टूडेंट्स का जो नोट्स लेता हूँ ना, उस वक्त वह गलती हो सकते हैं। शायद आपको जो मैं अभी कहता हूँ ना, वही वैसे ही लिखना है। आवाज स्त्रीलिंग शब्द है, सन्नाटा पुल्लिंग शब्द है, शोर पुल्लिंग शब्द है, नींद स्त्रीलिंग शब्द है, माउथ स्त्रीलिंग शब्द है, आंसू पुल्लिंग शब्द है। आपको एक और बार कह देता हूँ, आवाज स्त्रीलिंग शब्द है, सन्नाटा पुल्लिंग शब्द है, शोर पुल्लिंग शब्द है, नींद स्त्रीलिंग शब्द है, माउथ स्त्रीलिंग शब्द है, आंसू पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्दों में आपको सन्नाटा, शोर और आंसू, स्त्रीलिंग शब्दों में आपको आवाज, नींद और माउथ। विलोम शब्द चुनकर लिखना है। चैन बेचैन है, नसीब बदनसीब है, खुशनसीब बदनसीब कहते हैं और यहाँ नसीब बदनसीब लिखे। गरीब अमीर है, जवाब यहाँ सवाल लिखना है आपको, प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। जवाब के लिए उत्तर प्रश्न है, प्रश्न उत्तर है, जवाब के लिए आपको सवाल ही जो लिखना है विलोम शब्द। और दुश्मन दोस्त है, दोस्त आपको मित्र नहीं लिख सकते हो, मित्र शत्रु हो सकते हैं, इसलिए दुश्मन दोस्त है। निराशा आशा, निराशा आशा। वचन बदलिए, यहाँ आप भी आपको देखना है। बटियारे बटियारा, चेष्टा चेष्टा, दुश्मन दुश्मन इटसेल्फ, आदमी आदमी इटसेल्फ,
नवा नवा विड्सल, कोशिश कोशिशें। इया प्रत्यय लगाकर शब्दों का रचना करना है। इया प्रत्यय नहीं, आई प्रत्यय लगाकर शब्दों की रचना कीजिए। यहां आई नामक शब्द के अंत में आई जोड़ने से क्या बदलाव होते हैं यहां देखना है। आई शब्द प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय यहां शब्द के अंत में आकर उसका रूप बदल देते हैं। प्रत्यय एक अव्यय है जो शब्द के अंत में आकर उसका रूप बदलाव कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहलाते हैं। एक समझ लीजिए, पढ़ नामक एक शब्द है, उसमें आई के लिए यह विशेष तरह से अर्थ नहीं है, लेकिन यह दूसरे शब्दों से जुड़ने से उसका विशिष्ट अर्थ बन जाते हैं। पढ़ प्लस आई पढ़ाई, लिख प्लस आई लिखाई, पिट प्लस आई पिटाई, लड़ प्लस आई लड़ाई, दिख प्लस आई दिखाई, उठ प्लस आई उठाई, बैठ प्लस आई बैठाई। यह जो शब्द आपको बनाना है, आई शब्द जोड़ना है। पर्यायवाची शब्द लिखिए, आपको यहां भी अत्यंत अनिवार्य है पर्यायवाची शब्द। घोड़ा, घोड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है अश्व, हय, तुरग। आप एक लिखे तो काफी है। घोड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है अश्व, हय, तुरग। बेटा के लिए पर्यायवाची शब्द है बच्चा, लड़का और सुता। सुता आपके लिए सुपर जो वर्ड है, सुता। स्त्री के लिए पर्यायवाची शब्द है नारी, औरत, महिला। सिपाही के लिए पर्यायवाची शब्द है, सिपाही के लिए पर्यायवाची शब्द सैनिक। रास्ता के लिए पर्यायवाची शब्द है पथ, सड़क। ऐसे सभी लिख सकते हैं। यहां पर्यायवाची शब्द मतलब उससे दो या दो से मतलब दूसरा जो अर्थ समानार्थक शब्द अर्थ लिखना है। कोष्टक में सही कारक चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको कारक के बारे में मैं कह चुका हूं। कारक का मतलब क्या है? कारक एक ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका रूप बदल देते, मतलब उसका संबंध और कोई भी जो कहना रिश्ता, मतलब एक दो शब्दों से जुड़ने का जो सहारा लिए जाता है यहाँ कारकों से। कारकों में 8 प्रकार है: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादन कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता ने कर्मा को करण से, अपादन के लिए संप्रदान के लिए अपादन से, संबंध काकी की, अधिकरण में पद और संबंध ए अरे। इस तरह है। यहां देखेंगे हम क्या क्या अर्थ है। देखिए, पर बच्चे डैश चीखना उसी तरह जारी था। का, की, के, को, यहां 4 कारक दिया है, उनमें से सही कारक आपको चुनना है। वह है का, पहला वन है का। और पर बच्चे का चीखना उसी तरह जारी था, पहला वन है। देखिए, पहला वन है बच्चे का चीखना उसी तरह जारी था। सेकेंड वन देखना है तो कुछ घंटों डैश बात है। का, की, के में, का, की में, का, की, के में, इसमें आपको की लिखना है। देखिए, सही तरीके से बना कर कह देता हूं। देखिए, कुछ घंटों की बात है। घर डैश मंजिल अभी दूर पड़ी है। के, को, का, की, यह कारक है, यहां सही कारक है एक और बार की है। देखिए, घर की मंजिल अभी दूर पड़ी है। बच्चे डैश बाप का पता नहीं है। बच्चे डैश बाप का पता नहीं है। का, की, के, ने, यहां का लिखना है। बच्चे का बाप का पता नहीं है।
गर डैश कोशों दूर तो भटकते नहीं फिरते। गर से कोसों दूर तो भटकते नहीं फिरते। यह है आपके लिए कारक जो इस पाठ में आए हुए जो वाक्यों में उपयोग किए हुए हैं। अब हम आगे का भाग देखेंगे। इन शब्दों के अनेक अर्थ लिखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अनेक अर्थ मतलब विशिष्ट तरह से अर्थ देने वाले, यानी उस शब्द का एक से भी ज्यादा अर्थ रहते हैं, उसका अर्थ लिखना है। देखिए वहां देखिए मगर दिया है। मगर के लिए क्या क्या अर्थ देखिए अर्थ है, देखिए उसका वाक्य में भी बदलाव करना आपको आना है। यहाँ केवल अर्थ लिखने के लिए कहा है, आप अर्थ लिखे तो काफी है, लेकिन उसका वाक्य बनाना भी आपको आना है। इससे पहले जो सिलेबस में वाक्य बनाने के लिए देते थे, लेकिन अब की जो यह जो एग्जाम पैटर्न में आपको यह वाक्य बनाने के लिए नहीं देते। मगर, मगरमच्छ और लेकिन, एक का अर्थ है मगरमच्छ क्रोकोडाइल कहते हैं, और दूसरा है लेकिन पर कहते हैं ना वैसे। नेक्स्ट है कल। कल पिछला दिन भी होते हैं, अगला दिन भी होते हैं। दूसरा जो कल का अर्थ है यंत्र कहलाते हैं, मशीन कहते हैं ना वैसे। दूसरा है अर्थ। अर्थ के लिए दो अर्थ देखना है तो अर्थ का एक अर्थ है, अर्थ का अर्थ देखिए, अर्थ एक अर्थ है रुपया। रुपया मतलब फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, रुपयों की व्यवस्था कहते हैं ना वैसे। दूसरा जो अर्थ है मीनिंग के लिए मतलब कहते हैं। अर्थ का जो अर्थ है मतलब। अंक मतलब एक तो मार्क्स है, संख्या है, जितने अंक आए, कितना अंक आया है, कितनी संख्या आया है। और दूसरा अंक है जगह है, एरिया है। हल एक अर्थ है सॉल्यूशन कहते हैं, परिहार कहते हैं। और दूसरा जो हल का अर्थ है हल चलाना, जमीन पर हल चलाना, एक साधन है जो जमीन पर धरती खोदते हैं वैसे है जो साधन है। इस तरह हम अपना परायानामा पाठ के पूर्ण विवरण तथा उसके शब्दार्थ तथा उसके प्रश्नोत्तर और उसके भाषाभ्यास के बारे में चर्चा किए हैं। इसमें यदि आपको डाउट है तो आप जब कक्षा में आते हैं ना उस वक्त पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम अभी अगला जो पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है आलूरू वेंकटराव। कर्नाटक कुलपुरोहित आलूरू आलूरू वेंकटराव वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है ना पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कर्नाटक कुलपुरोहित आलूरू वेंकटराव। पाठ 9 है कर्नाटक कुलपुरोहित आलूरू वेंकटराव। आलूरू वेंकटराव यह कर्नाटक के लिए एक सृष्टिकर्ता तथा कर्नाटक की एक नए कर्नाटक को एक नया सा नया मोड़ दिया हुआ एक आदमी कह सकते हैं। जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत की एकीकरण हुआ है, भारत एक विभिन्न भागों में विभाजित किए हुए एक देश था, उसको
एकीकरण किया है। भारत जो वासियों को भारत में ही लाने का प्रयत्न आयरन मैन कहते हैं और युग पुरुष कहलाते हैं, वैसे कहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। उसी तरह कर्नाटक के एकीकरण करने में, कर्नाटक की एकीकरण होने में इनका योगदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आलूरू वेंकटराव जी का योगदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बच्चों, सबको मालूम नहीं है आलूरू वेंकटराव किस तरह का व्यक्ति है। आलूरू वेंकटराव जी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन हम कर्नाटक में रहने के कारण से, कर्नाटक में रहते हुए और कर्नाटक के ऐसे युग पुरुष के बारे में जानना अत्यंत अनिवार्य मानते हैं। और जिस समय यहाँ कर्नाटक के लिए लड़े थे वह बहुत कष्टमय समय था। जो सुविधाओं के अभाव में रहने वाले जो समय था, अनानुकूल रहने वाले समय था, इस समय में भी वहाँ आलूरू वेंकटराव कर्नाटक के एकीकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। आलूरू वेंकटराव जी का जो फोटो वहाँ आपको चित्र में दिए है, असल में वहाँ बहुत ओल्डेज में निकाला हुआ फोटो है। बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहने वाले व्यक्ति कह सकते हैं आलूरू वेंकटराव। श्री गुरुनाथ जोशी यहाँ इस पाठ के जो लेखक है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। पहले आश्रय देखेंगे। आश्रय में क्या कहते हैं देखिए, कर्नाटक कुलपुरोहित श्री आलूरू वेंकटराव जी के आदर्श विचार एवं आचरण हम सबको राष्ट्रभक्ति, भाषा प्रेम की प्रेरणा देते हैं। देखिए, कर्नाटक कुलपुरोहित कहते हैं इसको, उपाधि से जो संबोधित किया है, कर्नाटक के कुलपुरोहित है। श्री आलूरू वेंकटराव जी के आदर्श विचार एवं आचरण हम सबको राष्ट्रभक्ति के बारे में जगाते हैं। राष्ट्रभक्ति की भावना जिस तरह देखिए कर्नाटक के एकीकरण के लिए वह उन्होंने कितना बड़ा प्रयत्न किया है, वह राष्ट्रभक्ति के मतलब भाषाभिमान है, भाषा के जो अभिमान है। कन्नड़ बोलने वाले सभी जो लोग कर्नाटक में ही रहना है, कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वालों के लिए बहुत बड़ा जगह है। और यहाँ जो उनकी यहाँ काम है ना, हम सबके लिए प्रेरणा देते हैं। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने छोटी खासी आमदनी वाले वकालत छोड़ दी थी। उस वक्त वकालत में काम करना एक बड़ा जो काम कहलाते थे। उस वक्त यहाँ वकालत की जो शिक्षा प्राप्त करके भी यहाँ वकालत में अपना समय नहीं बिताकर कर्नाटक के मतलब भारत के जो स्वतंत्रता के लिए आमदनी वाली उस वकालत को भी उन्होंने छोड़ दिया। हमें भी अपने देश के लिए स्वार्थ छोड़ना चाहिए। इसी तरह जिस तरह आलूरू वेंकटराव जी ने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने कर्नाटक भूमि के लिए अपना स्वार्थ छोड़ लिए थे, अपना आमदनी वाले वकालत छोड़ लिए थे, वैसे ही हमें देश प्रेम को जगाकर देश के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहना है। आलूरू जी ने ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करके यह साबित किया कि कावेरी कृष्णा से लेकर गोदावरी नदी का तक कर्नाटक राज्य का विस्तार है। कावेरी से कृष्णा लेकर, कृष्णा जहाँ से प्रारंभ होते हैं ना, गोदावरी तक कर्नाटक का जो प्रभाव है, कर्नाटक वालों का ही प्रदेश है यहाँ, ऐसा कहते हैं। इसलिए इन्होंने बिखरे हुए सभी कन्नड़ वासियों को एक राज्य कर्नाटक में लाने का अथक प्रयत्न किया है और वैसे ही करके दिखाया है। बहुत बड़ा यहाँ देखिए, कावेरी और गोदावरी नदी के बहुत दूर दूर तो तट पर रहने वाले सभी कन्नड़ बोलने वाले लोगों को यहाँ लाने में सक्षम हुए हैं और यहाँ करके भी उन्होंने दिखाए हैं। ऐसे जो युग पुरुष कहते हैं और
महान जो व्यक्तित्व रहने वाले आलूर वेंकटराव जी के अध्ययन हम इस पाठ में हम करने वाले हैं। अभी हम इसका जो लेखक है ना उसके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। लेखक परिचय श्री गुरुनाथ जोशी। गुरुनाथ जोशी का जन्म धारवाड़ जिले के कलगटकी तालुक के निकट बगड़गिरी ग्राम में सन 15 मार्च 1908 में हुआ। धारवाड़ के विक्टोरिया हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बनारस हिंदू विद्यालय से शास्त्री उपाधि प्राप्त की। लाल बहादुर शास्त्री और आचार्य नरेंद्र देव आपके गुरु रहे। 1938 से धारवाड़ के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में हिंदी अध्ययन कार्य में निरत रहे। 1963 में अवकाश प्राप्ति के बाद हिंदी में ही एमए की उपाधि प्राप्त की है। धारवाड़ की जनता शिक्षण समिति के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष रहे और शरद चंद्र चटर्जी के बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ में अनुवाद करके कर्नाटक की जनता को शरद चंद्र जी के परिचय कराने का सारा श्रेय गुरुनाथ जोशी जी को जाता है। हिंदी कन्नड़ शब्दकोश, कन्नड़ हिंदी शब्दकोश, सुबोधक हिंदी कन्नड़ व्याकरण आदि आपकी कृतियां हिंदी के छात्रों का मार्गदर्शन कर रही है। 31 अगस्त 1984 को आपका निधन हुआ। यह है लेखक परिचय। एक बार हम विस्तार से देखना है तो लेखक श्री गुरुनाथ जोशी का जन्म धारवाड़ में हुआ है। कब? 1908 में इनकी जन्म हुआ है। धारवाड़ के विक्टोरिया स्कूल में इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा प्रारंभ की और उसके बाद में बनारस हिंदी विद्यालय से शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की है। और इसके बाद में वह गवर्नमेंट नौकरी में जो ज्वाइन हुए 1938 में और उसके बाद में 1966 में 63 में अवकाश प्राप्त करके एमए की उपाधि प्राप्त की। धारवाड़ की जनता समिति में विभाग के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी जो बड़ी जो योगदान यहाँ है कि बंगाल के जो सुप्रसिद्ध लेखक कहने वाले शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे हुए बहुत सारे उपन्यासों को उन्होंने कन्नड़ में अनुवाद किए हैं। बहुत सारे शब्दकोशों का भी इन्होंने रचना की है। इस तरह रहने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व रहने वाले श्री गुरुनाथ जोशी जी के लेखक परिचय के बारे में हम अध्ययन किए हैं। आने वाले कक्षा में हम आलूर वेंकटराव जी के पूर्ण विवरण तथा उसके उस पाठ के इस पाठ को विस्तार रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, एक और बात कहना बाकी है। आपका जो एग्ज़ाम के लिए 2 लेसन दिए हुए हैं वह है, पहला वन है जीवन संदेश तथा और दूसरा वन है आनंद के क्षण। इन दोनों में से आपको प्रश्नोत्तर आते हैं। पद्य भी है, संदर्भ है, लेखक परिचय है और 2-3 वाक्य है, एक वाक्य में है, अनुरूप शब्द है और मल्टीपल चॉइस का भी जो प्रश्नोत्तर आपके लिए यहाँ आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है। यह कहते हुए आपकी कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।